फायर फाइटर बहुत एहतियात से शीशा काट रहा था क्योंकि हल्की सी भी आवाज बिल्डिंग में मौजूद 17 बच्चों की ले सकती थी, क्योंकि उन बच्चों को उन्हीं के टीचर ने हॉस्टेज बनाया हुआ था। बिल्डिंग के बाहर इंडियन फोर्सेस के कमांडर्स अपनी राइफल के साथ जमीन पर लेटे हुए थे। कुछ कमांडोज बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता तलाश कर रहे थे। एक ऑफिसर वायरलेस माइक में कहता है, मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। वहाँ मौजूद अफराद को महफूज तरीके से नीचे आने को कहें। फिक्र न करें, हम ताउन के लिए यहाँ हैं। और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारी मांगे भी पूरी होंगी और सजा भी कम हो जाएगी, वरना अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वो अंदर से कहता है, मेरी डिमांड्स पूरी करो, अगर तुम में से कोई भी आया तो एक एक करके इन बच्चों की लाशें ले जाना। करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ को इधर हॉस्टेज रखा है। लेकिन उस टीचर ने ऐसा क्यों किया? वो तो अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट था। मेरा स्कूल खूबसूरत के नाम से स्कूल की कैंपेन चला रहा था, जिसका ख्वाब था एक ऐसा मुल्क जहां इंसानियत हो, जो खुद भूखा रहा लेकिन दूसरों को खाना खिलाता था, जो स्कूल की दीवारों पर उम्मीद की रंग भरता था। तो फिर इस शख्स ने 17 बच्चों को हॉस्टेज क्यों बनाया हुआ था? मेरे को ज्यादा डिमांड्स नहीं है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। उसकी डिमांड्स क्या थी और क्या इन 17 बच्चों को बचाया जा सका? मैं हूँ कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड। मैं खुद ही बाहर आऊंगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम टू एनीबॉडी। 30 अक्टूबर 2025 एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ बच्चे पिछले 5 दिनों से एक वेब सीरीज के ऑडिशन दे रहे थे। ये ऑडिशन था RA स्टूडियो मुंबई में। उन सब बच्चों की उम्रें 8 से 14 साल थी। आज छठा और आखिरी दिन था। सब कुछ आम सा लग रहा था, मगर कोई नहीं जानता था कि चंद घंटों बाद ये जगह एक फिल्म में बदल जाएगी। इस ऑडिशन को रोहित आर्या कंडक्ट कर रहा था। रोहित ने पहले ही वालिदैन और कैंडिडेट्स बच्चों को बता दिया था कि आखिरी दिन एक हॉस्टेज सीन शूट किया जाएगा। तो सब बच्चे तैयारी से आए थे, अपने साथ रस्सी और ब्लैक कलर की पट्टी लाए थे। मोबाइल कोई लेकर ही नहीं आया था। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि आज तो बड़ा मजा आने वाला है, देखेंगे हॉस्टेज बनकर कैसा लगता है और टेररिस्ट किस तरह से पुलिस से डील करते हैं। तकरीबन 17 बच्चे पिछले 4 दिनों से इस सीन की रिहर्सल कर रहे थे। 30 अक्टूबर 2025 सब बच्चे जल्दी तैयार होकर घर से निकल गए। घर वालों के इल्म में भी था कि बच्चे आज हॉस्टेज सीन रिकॉर्ड करवाएंगे। माँ बाप भी बच्चों के कई दिन से होने वाली रिहर्सल का आज फाइनल देखना चाहते थे। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। सब स्टूडियो पहुंच गए। पहले तो पेरेंट्स को कहा गया कि आप लोग यहीं रुक जाएं। पेरेंट्स नॉट अलाउड और बच्चों को ऊपर बिल्डिंग में बुलाया गया। सारे बच्चे बिल्डिंग के स्टूडियो में पहुंच गए। ये बिल्डिंग 6 मंजिला इमारत थी। इस इमारत के चौथे फ्लोर पर 17 बच्चे सीन की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। रोहित ने पहले सब बच्चों को बताया कि आज आपकी फाइनल रिकॉर्डिंग है, इसलिए कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, सब लोग एक्टिव हो जाएं। ये प्रॉप्स हल्के हैं, बस पकड़ कर दिखाना है। चलो डायलॉग्स रिवाइज कर लेते हैं। आज फाइनल शूट है, सब तैयार? सीन के मुताबिक बच्चों के हाथ पैर बांध दिए गए और आंखों पर पट्टी बांधी गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। बिल्डिंग में भी बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे जो ट्रांसपेरेंट थे। रोहित ने इन शीशों के आगे पर्दे डाल दिए। 4 घंटे गुजरने के बाद बच्चों ने कुछ खतरा महसूस किया कि इतनी देर हो गई है, हमें बांध कर बिठाया गया है, आखिर हो क्या रहा है। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये सब रियल हॉस्टेज बन चुके हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया। रोहित ने बच्चों को डरा धमकाकर खामोश करवा दिया, मगर ये खामोशी ज्यादा देर ना चल सकी। बच्चों ने हेल्प हेल्प की आवाजें लगाना शुरू की। पीछे मौजूद बच्चों के माँ बाप पहले तो समझे ये भी कोई फिल्म का ही सीन शूट हो रहा होगा, ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये बात समझ आने लगी कि बच्चे हॉस्टेज बन चुके हैं। पेरेंट्स ने फौरन पुलिस को कॉल की। यही वो लम्हा था जब रोहित आर्या का असल चेहरा सामने आया। कृपया जल्दी आ जाओ, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं बहुत डर गई हूँ, प्लीज किसी को बुलाओ। फोन कॉल करने के बाद पुलिस और स्पेशल फोर्सेस फौरन पहुंच गई। जब लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस आ गई है, फायर ब्रिगेडर की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं, कमांडर्स तैनात हैं, तो वो भी घबरा गए। इधर जितनी ज्यादा फोर्सेस आती जा रही थी, उतने ज्यादा बच्चों के वालिदैन खौफजदा होते जा रहे थे। और ये घबराने वाली बात भी थी। आखिर 17 बच्चों की जान का सवाल था और फिर एक शख्स धमकियां दे रहा था कि उसकी मांगे पूरी ना की गई तो वो सब बच्चों को मार डालेगा।
रोहित ने पूरी बिल्डिंग में आग पकड़ने वाले केमिकल छिड़क दिए थे और मोशन डिटेक्टिव डिवाइसेस पूरे फ्लोर पर लगा रखी थी। अगर कोई गलती से भी इंटर होने की कोशिश करता तो अलार्म बज जाता और बच्चों की जान को खतरा हो सकता। पुलिस और स्पेशल फोर्सेस को बहुत एहतियात से ये ऑपरेशन करना था। एक इंस्पेक्टर मुसलसल कोशिश कर रहा था कि रोहित आर्या से बात की जाए, उसे उलझाया जाए ताकि वक्त मिल सके। बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी अपनी पोजीशन लिए हुए थे। किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम, मुंबई पुलिस का आला अधिकारी धीरे धीरे निकल रहे हैं। सर क्या हुआ? चलो नायर, मुझे मालूम है। जब तक एक ऑफिसर रोहित का ध्यान अपनी तरफ रोक रहा था, उतने में स्टूडियो की बिल्डिंग के बाकी सब फ्लोर्स खाली करवाए गए। बिल्डिंग के मालिक और उसके आसपास के लोगों से मालूमात ली गई तो पता चला कि पीछे के साइड एक रास्ता है जिससे चढ़कर चौथी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन खतरा ये था कि अंदर दाखिल होने के लिए एक खिड़की का शीशा तोड़ना पड़ता और अगर शीशा काटने की आवाज आती और रोहित को जरा सा भी शक हो जाता तो वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उस वक्त उसके पास 17 बच्चे आने पर थे और पुलिस को ये बात अच्छी तरह मालूम थी। इसीलिए पहले पुलिस फोर्सेस अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती रहीं कि रोहित आर्या से बात हो सके और वो उसे किसी तरह उलझा के रख सकें। एक ऑफिसर ने फिर स्पीकर पर कहा, रोहित सुनिए, आपकी जो भी बातें हैं हम बैठकर शांत माहौल में सुलझा लेंगे। अगर आप चाहें तो मैं खुद ऊपर आकर आपसे आमने सामने बात कर सकता हूँ। लेकिन रोहित आर्या ने कहा, अगर तुम में से कोई भी ऊपर आया तो मारा जाएगा। अगर तुम जबरदस्ती अंदर घुसे या कोई भी पुलिस वाला आया तो फिर मुझे वो कदम उठाना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। यानी सीधी सीधी धमकी कि वो बच्चों को मार डालेगा। इस पूरे केस में एक बुजुर्ग खातून का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट था। एक बुजुर्ग खातून तकरीबन 70 साल की, वो इसी स्कूल में बच्चों के साथ थी। शुरू में वो भी डरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्होंने रोहित को गौर से देखा और समझ गई कि ये शख्स कोई टेररिस्ट नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा इंसान है। जब बच्चे रोने लगे तो वो आगे बढ़ी और रोहित को कहा, इन्हें डराओ मत, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन इन पर रहम करो। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि पुलिस और इदारे मुझे सुने। ये स्क्रिप्ट किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। रोहित ने एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज्ड डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो गवर्नमेंट में भी मौजूद बड़े बड़े करप्ट मिनिस्टर की कुर्सियां खतरे में पड़ गईं। रोहित ने पहली डिमांड की कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर से बात करनी है, उसका नंबर दो। पुलिस ने एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया। रोहित अभी एजुकेशन मिनिस्टर से बातचीत में लगा हुआ था। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के 2 एक्सपीरियंस ऑफिसर को पिछले रास्ते से इमारतों की चौथी मंजिल तक पहुंचाया गया। शीशा काटने के बाद इतनी बड़ी जगह बन गई कि एक आदमी आराम से अंदर दाखिल हो सकता था। अब रास्ता बन चुका था, लेकिन खतरा अब भी था। अगर रोहित को जरा सा भी शक हो जाता तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। फिर 2 कमांडर को अंदर भेजा गया। कमांडोज बड़ी होशियारी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें पहले ही इमारत का नक्शा समझ आ गया था, किस कमरे में बच्चे हैं और रोहित आर्या कहाँ बैठा है। कमांडर्स ने सांस रोकते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो इस कमरे के नजदीक पहुंचे, शायद रोहित को भनक लग गई। ये लम्हा सबसे ज्यादा खतरनाक था। एक लम्हे की गलती से सब खत्म हो सकता था। रोहित आर्या ने अपनी एयरगन उठाई, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक कमांडर ने फायर कर दिया। गोली सीधा उसके सीने में लगी। रोहित वहीं गिर पड़ा। इर्द गिर्द देखा कि कहीं कोई बम या खतरनाक चीज तो नहीं है। जब सब उनको साफ नजर आया, क्लियर का सिग्नल दिया गया, उसके बाद पुलिस और कमांडर्स ऊपर आए, बच्चों को रेस्क्यू किया, बच्चों को नीचे लाया गया और फौरन बस में बिठाकर हॉस्पिटल रवाना किया गया। सारे बच्चे खौफ में थे, कुछ को मामूली चोटें भी आईं। हॉस्टेज में खातून भी थी, उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया। रोहित आर्या खून ज्यादा बहने और सीने पर गोली लगने की वजह से जिंदा नहीं रह सका। रोहित की मौत पर शायद बहुत कम लोग अफसोस करेंगे, क्योंकि उसने बच्चों की जान खतरे में डाली। लेकिन सवाल बाकी था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? रोहित ने सिस्टम से तंग आकर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बच्चों की जान को भी खतरे में डाला और फिर मौत के सिवा उसे कुछ न मिला। दूसरी तरफ पुलिस फोर्सेस ने रोहित को डायरेक्ट सीने पर गोली मारी। गोली टांग पर भी मारी जा सकती थी। रोहित के पास कोई भी खतरनाक असला नहीं था। शायद पुलिस ये जानती थी कि अगर रोहित बच गया तो इंडियन सरकार में बैठे बहुत से पॉलिटिशियंस की कुर्सियां खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए रोहित को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। लेकिन उस टीचर ने ऐसा क्यों किया? वो तो अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट था। रोहित आर्या
एक तालीम याफ्ता, ज़हीन और बासलाहियत शख्स जिसने अपनी तालीम पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और मुंबई के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से हासिल की थी। उसने एक मीडिया कंपनी बनाई, अप्सरा मीडिया, जो सोशल इश्यूज पर वीडियो बनाती थी। 3 साल पहले रोहित ने मुल्क के सबसे बड़े क्लीनिंग प्रोजेक्ट सूझ भारत अभियान के तहत एक यूनिक आइडिया पेश किया, क्लीनिनेस मॉनिटर प्रोग्राम। यानी हर स्कूल में एक ऐसा बच्चा सफाई मॉनिटर के तौर पर लीडर बनाया जाए जो अपने स्कूल को साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये कैंपेन मुकम्मल तौर पर 2 अक्टूबर 2022 को यानी गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन महाराष्ट्र के उस वक्त के वजीर तालीम दीपक केसार ने लॉन्च की। ये प्रोजेक्ट माझी शाला सिंदर शाला यानी मेरा स्कूल खूबसूरत स्कूल प्रोजेक्ट का हिस्सा था। रोहित इसी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस और प्रोग्राम्स के जरिए इस मुहिम को स्कूल्स में कामयाबी से आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि वो महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे के साथ स्टेज शेयर करता नजर आया। अखबारात, वीडियोस और सोशल मीडिया पर रोहित के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ दर्जनों फोटोज मौजूद हैं। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अक्टूबर 2024 में रोहित ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत महाराष्ट्र ने उसके काम की पेमेंट नहीं की। रोहित का कहना था कि क्लीनेंस मॉनिटर प्रोग्राम का आइडिया उसका बनाया हुआ था और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने उसकी बनाई गई वीडियोज और डॉक्यूमेंट्रीज इस्तेमाल की, मगर ना तो उसका नाम आया ना उस पर खर्च होने वाला फंड दिया गया। रोहित के मुताबिक हुकूमत उसके 2 करोड़ रुपए की मकरूज थी। उसने कई बार अपील्स भी की, बार बार रिमाइंड करवाया, मगर कोई जवाब ना आया। मायूसी बढ़ती गई। रोहित ने जुलाई और अगस्त 2024 में एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसारकर के बंगले के बाहर 2 बार प्रोटेस्ट किया, फिर आजाद मैदान मुंबई में धरना दिया और आखिरकार अक्टूबर 2024 में पुणे में प्रेस क्लब के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसने अपने पोस्ट में लिखा था, मैं इस हड़ताल को उस वक्त तक जारी रखूंगा जब तक मेरे हकूक अदा नहीं होते। लेकिन हड़ताल के दौरान उसे अचानक दौरा पड़ गया और उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। हुकूमत पैसे खाने के बाद ढिठाई से खामोश रही, कोई जवाब नहीं, कोई मदद नहीं। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने वजाहत दी। रोहित की कंपनी अप्सरा मीडिया को पहले मरहले में सिर्फ 9,90,000 रुपए अदा किए गए थे और दूसरे मरहले में फंड रोक दिया गया क्योंकि उसके अखराजात में एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट जैसी चीजें शामिल थीं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट थी। इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि जब तक वो मुकम्मल रिपोर्ट नहीं देता फंड जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन रोहित का कहना था कि तमाम फाइल्स मुकम्मल हैं, बस नीयत साफ नहीं है। इस दौरान रोहित पर इल्जाम लगाया गया कि कैंपेन में शामिल स्कूल से रजिस्ट्रेशन फीस भी वसूल की, हालांकि उसे ऐसा करने का इख्तियार नहीं था। हुकूमत ने उसे हुक्म दिया कि वो रकम वापस सरकारी अकाउंट में जमा करवाए और तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराए कि वो आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। मतलब सूरत हाल ऐसी हो गई कि लेने के देने पड़ गए। रोहित ने ये शराइत मानने से इनकार कर दिया और यूं उसकी मुहिम, जो कभी मेरा स्कूल खूबसूरत स्कूल कहलाती थी, अब एक बंद फाइल बन गई। बाद में एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसारकर ने दावा किया, कोई महकमा बगैर मुकम्मल कागजी सबूत के रकम अदा नहीं करता, मगर मैंने जाती तौर पर मदद के लिए रोहित को अपने फंड से काफी पैसे दिए। रोहित ने चेक वसूल करने की तस्दीक की, मगर बाकी इल्जामात को झूठा कहा। रोहित को सबसे बड़ा मसला एजुकेशन मिनिस्टर के साथ ये था कि रोहित कहता था, एजुकेशन मिनिस्टर ने मुझे अलॉट किए गए फंड में से डंडी मारी है, मतलब कि करप्शन की है। गवर्नमेंट और रोहित के दरमियान यूं ही लड़ाई चलती रही और फिर वक्त आ गया जिसका किसी ने नहीं सोचा था।